मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के वृहद भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भारत के जल संसाधनों की। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक जल की उपलब्धता ना हो। कोई भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो कृषि आधारित हो, चाहे वो उद्योग आधारित हो, तभी पल्लवित हो सकती है, तभी परिवर्धित हो सकती है जब वहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन हो। तो हम भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो भारत के जल संसाधनों की चर्चा हम करेंगे। संसाधन वास्तव में वो प्रकृति प्रदत्त साधन है जो कि पर्याप्त मात्रा में हो, जिसकी मनुष्य के लिए उपयोगिता हो, मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण होती हो। जल संसाधन का उपयोग न केवल कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू, रिक्रिएशनल, मनोरंजन के लिए, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए निश्चित रूप से होता है। इसीलिए जल संसाधन को किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये स्लाइड भारत के जल संसाधनों का पूरी तरह से जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो करता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत में एनुअल प्रेसिपिटेशन है, वार्षिक वर्षण है, वो अवेलेबल, उनमें से कितना प्राप्त जल संसाधन है और उनमें उपभोग्य कितना है। कुल प्रेसिपिटेशन से 4000 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर प्राप्त हो रहा है, जिनमें 1869 ही अवेलेबल है, उपयोग्य है। बाकी शेष इवेपोरेशन में या रन ऑफ वाटर में बह जाता है। तो अवेलेबल लगभग मान के चलिए आप 50% से भी कम है, और इसमें यूटिलाइजेबल जिसकी उपयोगिता है वो सिर्फ 1122 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर है। इसमें सरफेस वाटर, दो कैटेगरीज हैं जिनकी बात हम करेंगे। सरफेस वाटर यानी धरातल के ऊपर जो मौजूद जल है वो, अंडरग्राउंड वाटर जो धरातल के नीचे मौजूद है, जिनमें 690 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक जल जो सरफेशियल वाटर है, जिसमें स्टोरेज भी हैं, डाइवर्जन्स भी हैं, कैनाल्स भी हैं, और ग्राउंड वाटर जिसमें 432 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक जल उपलब्ध है। वर्तमान उपयोग हम मान के चलते हैं 605 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर का हो रहा है, यानी ये भी यूटिलाइजेबल वाटर का भी 50% ही वर्तमान में उपयोग हो रहा है। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का, सरफेस वाटर का 63% और ग्राउंड वाटर का लगभग 37% यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा इरिगेशन में 501 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर इस्तेमाल हो रहा है, और डोमेस्टिक के लिए सिर्फ 30 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर, शेष इंडस्ट्री, एनर्जी और अन्य इस्तेमाल में लिया जा रहा है। एक विशेष बात ये अगर हम देखें तो, अगर यूटिलाइजेबल यानी उपभोग्य जल संसाधन की अगर हम बात करें तो उसका एक हम देख सकते हैं कि बड़ा जो हिस्सा है वो इरिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है, यानी बहुत बड़ा भाग सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको, इस आंकड़े को आप इस टेबल को वाटर रिसोर्स में अपना आंसर में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है वाटर रिसोर्स के कैटेगराइजेशन की, उसके वर्गीकरण की। तो वाटर रिसोर्स, जल संसाधन को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सरफेस सोर्सेज, जो कि जैसा कि बात हमने की, जो कि धरातल के ऊपर मौजूद हैं, वो स्रोत जिनमें तालाब, झीलें, स्ट्रीम्स और रिवर्स, और स्टोरेज रिसोर्सेज, डैम्स। ये गौरतलब है कि ये आर्टिफिशियल भी हैं और नेचुरल भी हैं, यानी मैनमेड भी हैं, मनुष्य निर्मित भी हैं और एक प्राकृतिक भी हैं। सबसरफेस, दूसरी जो कैटेगरी है वो है सबसरफेस और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, जिनमें धरातल के नीचे
मौजूद जल संसाधन है, जो कि स्प्रिंग्स के रूप में, जल स्रोत के रूप में, और वेल्स, ट्यूब वेल्स के रूप में, कुएं और ट्यूब वेल्स के रूप में मौजूद हैं। अब अगर हम इनमें बात करते हैं तो पहले हम इनका मुख्य रूप से लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो लेक का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो नेचुरल लेक्स जो भी ग्लेशिएटेड हो सकती हैं, जो कि हिमनद द्वारा बनी हैं, और इसके अलावा लेगून्स जो कि समुद्री जल के बैक वाटर यानी कि समुद्री तरंगों के निक्षेप के कारण जो जल मुख्य समुद्री जल से अलग होकर एक लेक के रूप में बन जाता है, वो लेगून लेक्स कहलाती हैं। इसके अलावा इनलैंड ड्रेनेज, आंतरिक जो अपवाह है उसके कारण, जिनमें सांभर लेक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैनमेड लेक्स हैं, नागार्जुन सागर, निज़ाम सागर, गोविंद सागर, जो बड़े बड़े डैम्स जिनके बैक वाटर के रूप में जो जल एकत्रित होता है वो मैनमेड लेक्स के रूप में होती हैं। लेक्स की इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो इनका आसपास के एरिया के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक्वाटिक लाइफ के लिए और जो फ्लोरा एंड फौना जो एक्वाटिक लाइफ में है उसके लिए बहुत फेवरेबल हैं, इरिगेशन के सोर्स हैं, और इसके अलावा इको टूरिज्म के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम तालाब की बात करते हैं, ये छोटी लेक्स के रूप में कहे जा सकते हैं और इन्हें कई बार पानी के नेचुरल बॉडीज़ के रूप में भी या मैन मेड रूप में देखा जाता है। कंपैरेटिवली लेक्स के तुलना में ये शैलो होते, छिछले होते हैं पॉन्ड्स, और उतने अधिक इसमें हम कह सकते हैं उतना अधिक इसमें वाटर जो सस्टेन है वो इतना अधिक नहीं होता, इसीलिए लेक्स का छोटा रूप कहा जाता है। ये मेजर लेक्स इधर हम देख सकते हैं, वुलर लेक, डल लेक, इसके अलावा मानसर लेक, सांभर लेक, पुष्कर लेक, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, लोनार, कोलेरू, चिल्का, गोविंद, वल्लभ पंत सागर, नोकरेक लेक बहुत महत्वपूर्ण है, लोकटक झील बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, जो नेट के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये झील किस राज्य में मौजूद है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पुलिकट, और ये झील किस प्रकार की है, क्या ये लेगून लेक है या ये ग्लेशिएटेड है, तो इनका कैटेगरीज भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। पुलिकट लेक है और कोडाई केनाल है, वेम्बानड है, अष्टाईमुडी है, ये लेक्स महत्वपूर्ण, इनका मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर स्ट्रीम्स की, जो गत्यात्मक जल कह सकते हैं हम, वो जल राशि जिनमें जल गत्यात्मक होता है, और जिस तरह का लैंड रिलीफ होता है, जिस तरह का स्लोप होता है, उस तरह से इनका मूवमेंट होता है। हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनमें होती है और बहुत से प्लांट्स और स्पीशीज जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। कई स्ट्रीम्स मिल करके, कई स्ट्रीम्स आपस में आगे बढ़ती हुई मिल करके बड़ी रिवर का निर्माण भी करती हैं, तो स्ट्रीम को हम रिवर का एक छोटा भाग कह सकते हैं। ये रिवर बेसिन जो कि हम पहले ड्रेनेज में भी देख चुके हैं, आपको ध्यान हो तो ये सारे रिवर बेसिन हैं, ये बताते हैं कि किन किन राज्यों में कौन सी मुख्य नदी और कौन उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और उस राज्य में उन जल संसाधनों का लाभ मिल रहा है। तो ये रिवर बेसिन, जिसका आप अपवाह तंत्र की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। डैम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कि सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई सुटेबल लोकेशन रिवर वैली के जिसमें जो वाटर फ्लोइंग जो रिवर के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको, पानी को पूरी तरह बह न जाए, उसके लिए उसे रोक करके सॉलिड बैरियर यानी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन करके उस पानी को एक दायरे में रोका जाता है। और इन डैम्स का कई तरह के हम कह सकते हैं उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे जल विद्युत की उत्पत्ति, इरिगेशन, सिंचाई के लिए
जल उपलब्ध कराना, या मत्स्यन फिश फार्मिंग, मत्स्य पालना, मछली पालन करना। अकाल के विरुद्ध एक स्ट्रैटेजी प्लान करना, फ्लड्स को भी, क्योंकि जब कभी मॉनसून सीजन होता है या कोई साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होता है तो जो नदी में अचानक एकाएक बहुत तीव्र आवेग देखने को मिलता है, तो उस आवेग को एकाएक वो आसपास के अधिवासियों को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसके लिए भी ये डैम्स एक बैरियर का काम, एक लिमिट तक बैरियर का काम करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए भी वाटर सप्लाई किया जाता है, और नेविगेशनल फैसिलिटीज़ जो नौ परिवहन के लिए भी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो देते हैं। ये प्रमुख नदियाँ और उन पे बने हुए डैम्स हम देख सकते हैं, जो हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे। टिहरी डैम, नरोरा डैम, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर डैम, काकरापर, सरदार सरोवर डैम, निज़ाम सागर डैम, तुंगभद्रा। कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण, हीराकुंड डैम, रिहंद डैम, तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथान, पंचेत। तो ये डैम्स किन नदियों पर बने हैं, किन राज्यों में हैं, इस प्रश्न को भी आप अपने मैपिंग में भी कर लीजिए और नेट के लिए भी अपना ध्यान रख सकते हैं, राज्यों के नाम और कौन सा डैम किस राज्य में है। आगे बढ़ते हैं हम। ग्राउंड वाटर, दूसरा जो वाटर रिसोर्स का कैटेगरी है, दूसरी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो है अंडरग्राउंड वाटर। इसमें सब सरफेस वाटर यानी अधिभौम जल महत्वपूर्ण है, जो कि सीपेज के जरिए नीचे पहुंचता है, और इसमें इसका जो आउटपुट वापस होता है, ये सब सरफेस वाटर जो बाहर पुनः प्रकट होता है, वो स्प्रिंग्स के जरिए, जल स्रोत के जरिए या वेल्स और ट्यूब वेल्स के जरिए बाहर मिलता है। अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब सरफेशियल वाटर कंटैमिनेट हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर का भी एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी सरफेशियल वाटर की रिचार्जिंग होती है। ये इसके सोर्सेज जिनके ज़रिए अंडरग्राउंड वाटर वापस इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो पाता है। अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर नेचुरल प्रेशर से जो अपने आप प्रकट होता है, वो स्प्रिंग कहलाता है, जल स्रोत कहलाता है। इनमें कई बहुत शैलो होते हैं, कई बहुत छिछले होते हैं और कई बहुत गहरे होते हैं। वाटर वेल्स जो कि जल कुएं हैं, ये वो धरातल पर वो होल हैं, वो छिद्र हैं जिनके ज़रिए ग्राउंड वाटर बाहर प्रकट होता है। इनमें ओपन वेल्स होते हैं, खुले कुएं होते हैं, और इनके जो डायामीटर है वो लगभग बड़ा होता है, उनका डायामीटर लगभग, और इनकी गहराई 20 मीटर तक होती है। इनका डिस्चार्ज लेवल जो होता है कम होता है। इसके अलावा डीप, शैलो और डीप जो दो, इसका क्लासिफिकेशन दो और हैं, जो शैलो जो कि बहुत गहरे हैं और जो छिछले हैं। ये जो छिछले कुएं हैं वो रेन वाटर से मिक्स करके मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर इनमें मिल जाते हैं, जबकि ट्यूबवेल्स, अगर दूसरा इसका नज़रिया देखें, दूसरा एस्पेक्ट देखें, तो ट्यूबवेल्स जो कि ग्राउंड पर बहुत गहराई के जोन से बाहर लाने के लिए, जल को बाहर प्राप्त करने के लिए गहराई में खोदे जाते हैं, और इनका डायमीटर कंपैरेटिवली 8 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होता है, और ये डीप होते हैं, बड़े होते हैं, मोर देन 30 मीटर्स तक, और इनका 40 से 45 लीटर्स पर सेकेंड तक इनका यील्ड स्टेटस होता है। ये भी दो तरह के हैं, शैलो और डीप। इनकी गहराई के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्स और ट्यूबवेल्स की अगर बात करें तो इनमें आप विशेष रूप से देख सकते हैं कि चूंकि ये धरातल का जल है, तो ये जहाँ पर अधिभौम जल पर्याप्त मात्रा में होगा, वो तब होगा जब मृदा जलोढ़ मृदा होगी, जो कि पानी को अंदर प्रविष्ट कराएगी, जो कि परकुलेट कराएगी, और परकुलेट होने से पानी अंदर एब्जॉर्ब होगा, जिसके कारण
जो सतही बेडरॉक है, जो सतही चट्टान है, उसके ऊपर पर्याप्त मात्रा में जल का कंसंट्रेशन होगा, और जब बोर्स होंगे तो पर्याप्त मात्रा में वेल्स और ट्यूबवेल्स में पानी आ पाएगा। तो इनका संकेंद्र डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से नदर्न इंडिया के पार्ट में, जहाँ पर प्लेन एरिया है, वहाँ पर देखने को मिलता है। पेनिनसुलर एरिया में कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पर पॉन्ड्स, टैंक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हार्ड रॉक है, जो कि पानी अंदर पैनिट्रेट ना कर पाए, प्रविष्ट ना हो पाए, बल्कि ऊपर स्टोरेज इनका करना आसान हो। तो दक्षिणी भारत में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये वाटर सोर्स के जो मीडियम्स है वो ज़्यादा होंगे, और नॉर्थ इंडिया के पार्ट में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में, जिनमें पानी आसानी से प्रविष्ट हो पाएगा, वहाँ पर कुएं और ट्यूबवेल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बात सुनिश्चित है कि हम वाटर सोर्स को दो कैटेगरीज में बांट करके देखें, जिनमें सरफेशियल वाटर, सतही जल, और अधिभौम जल। और सतही जल में कौन कौन से मुख्य साधन है जिनके जरिए सतही जल प्राप्त किया जाता है, और अधिभौम जल में कौन कौन से साधन है जिनके जरिए प्राप्त किया जाता है, और किस तरह से नेक्स्ट जो इसी का जो कंटिन्यूस सीरीज है, उसमें हम देखेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जो कि इन्हीं का हिस्सा है, और उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इनको हम आने वाले 2 और वीडियोस में देखेंगे। सो लास्ट स्लाइड, वाटर इज़ लाइफ, डोंट वेस्ट इट। जो ये पंच लाइन है, चाहे एक एक बूंद हम बचाएं, लेकिन जल संसाधन की महत्ता समझें, ये हम आशा करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।